गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को नई यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना स्टार्ट कर रही हूँ। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज को पढ़ने से पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आपने छोटी क्लासेस 11th-12th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है कि जो भी हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, उनकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल की जब हम बात कर रहे हैं, तो यदि गैस मॉलिक्यूल्स को हम एक कंटेनर में कंसीडर करते हैं तो हम यह भी कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ भी उनकी कोलिजन होती है। जब आपस में कोलाइड करते हैं या कंटेनर की वॉल के साथ कोलिजन हो रही है तो उसकी वजह से उनकी स्पीड में भी परिवर्तन हो जाता है और उनकी डायरेक्शन भी कॉन्टिन्यूअसली बदलती रहती है। अब हम ये ज्ञात करना चाहते हैं, ये मालूम करना चाहते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे थे या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम थी और कितने मॉलिक्यूल्स की दूसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है। इस चीज को निकालने के लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज अमंग द मॉलिक्यूल्स को पढ़ना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा। इस चीज को हम मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज कहते हैं। लेकिन जो इसको डिराइव किया, डेरिवेशन जो निकाला, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो लिया, उसके लिए कुछ सिंपल से एजम्पशंस को कंसीडर किया गया था। ये जो एजम्पशंस थे वो एजम्पशंस क्या थे? पहला एजम्पशन लगभग वैसे ही एजम्पशंस हैं जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं। पहला एज्यूम्पशन था द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज वेरी लार्ज। जिस भी कंटेनर में एक निश्चित आयतन में हमने जो मॉलिक्यूल्स की संख्या कंसीडर करी है, उन मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉस्टुलेट था, ये दूसरा इसका एज्यूम्पशन था, मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड विद ए लार्ज डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू द साइज एंड दे आर ऑलवेज इन अ मोशन। जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के से जितनी दूरी पर रहते हैं उनके बीच की डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के अपने आकार की तुलना में बहुत ज्यादा है और मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूअसली गतिशील अवस्था में रहते हैं। थर्ड एज्यूम्पशन है ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल एंड कैन बी एज्यूम्ड एज ए स्फेरिकल रिजिड बॉडी ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल साइज। सारे मॉलिक्यूल्स एक समान हैं, उनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं और यह भी माना कि वो सभी की सभी एक स्फेरिकल रिजिड बॉडी की भांति हैं। नेक्स्ट एजम्पशन है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ कोलिजन द मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स अमंग देमसेल्व्स, thus in motion between the collision they move in a straight line। कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तब एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगाते हैं, अर्थात जब वो मोशन में हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो वो सबसे एक स्ट्रेट लाइन में, एक सरल रेखा में गति करते हैं। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। मॉलिक्यूल्स के बीच की कोलिजन और मॉलिक्यूल्स और कंटेनर की वॉल के साथ जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है गैस की वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट एजम्पशन था इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अवेलेबल, वॉल्यूम इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब कि यदि हमारे पास dv दिए हुए आयतन में मॉलिक्यूल्स की संख्या dn है तो dn इज इक्वल टू n dv होगा, जहां पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। इसके बाद अगला एजम्पशन है ऑल डायरेक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज आर इक्वली प्रोबेबल एंड ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज आर पॉसिबल। अर्थात मॉलिक्यूल किसी भी दिशा में, सभी दिशाओं में समान रूप से मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी है
और हम ये कह सकते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक फाइनाइट पॉसिबल वेलोसिटी से किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं. Next assumption again, there is a continuous change in the speed of molecules due to collision, but in equilibrium, the number of molecules in a specific range of speed. जितने भी molecules हैं उनकी speed जो है वो continuously change हो रही है. अब हमने इस molecular distribution of velocities के expression को derive करने के लिए हमने consider किया कि मान लो हमारे पास एक n number of molecules in a unit volume of the container है. यदि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी किसी भी क्षण, यदि हम मैग्नीट्यूड को c से रिप्रेजेंट करें और x, y और z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग उनके वेलोसिटी कंपोनेंट u, v और w हैं, तो हम लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर. सिमिलरली जिस तरह से हमने कंसीडर किया कि x, y और z अक्ष के करस्पॉन्डिंग वेग के कंपोनेंट, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के कंपोनेंट u, v और w हैं, यदि मान लो हम इन वेलोसिटी कंपोनेंट्स को c से c प्लस d dc या u से u प्लस du, v से v प्लस dv, w से w प्लस dw along दी x से x प्लस dx, y से y प्लस dy और z से z प्लस dz कंसीडर करें, तो हम निकाल सकते हैं कि ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमारे x अक्ष में जिनका वेग u से u प्लस du के बीच में एग्जिस्ट करता है along दी x एक्सिस, या y डायरेक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी v से v प्लस dv के बीच में एग्जिस्ट करेगी, और z डायरेक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका वेलोसिटी w से w प्लस dw के बीच में एग्जिस्ट करेगा. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी है जिनकी वेलोसिटी u से u प्लस du along the x axis मिलेगी, that is a function of velocity u, where fu is a function of u. Similarly, along the y-axis, this is a function of fv dv, and along the z-axis, this is a function of fw dw. This function is assumed to be same for all component due to the similarity in the component of velocities of the molecule. प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल से, प्रायिकता के सिद्धांत से हम ये लिख सकते हैं कि जिन भी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के करस्पॉन्डिंग u से u प्लस du में, v से v प्लस dv वेलोसिटी रेंज में और w से w प्लस dw वेलोसिटी रेंज में एग्जिस्ट करती है, तो उन मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. हम यदि इसको रिप्रेजेंट करें प्रोबेबिलिटी u v w से, देन दैट विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ fu du, function of fv dv, function of fw dw, or puvw is equal to fu fv fw du dv dw. Now we consider the number of molecules having the velocity component in above mentioned range, so that will be represented by dn. dn हमारे पास उन molecules की संख्या है जिनका velocity component u से u plus du, v से v plus dv, w से w plus dw के बीच में एग्जिस्ट करता है. मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं dn is equal to n pu v, और dn is equal to pu vw की हमने वैल्यू रख दी, so it is equal to dn is equal to n fu fv fw du dv dw. It is represented by equation number 3. The figure is velocity indicator diagram is shown in this way. This is the center origin. This u is the velocity component along the x-axis, v is the velocity component along the y-axis, and this w is the velocity component along the z-axis. So here we are taking that if the x-axis, y-axis or z-axis directions are to be represented by the velocity component u, v and w, then all the molecules can be represented by a dot in this reference frame. This diagram is known as the velocity indicator diagram. If the number of velocity dots in the volume element du, dv, dw situated at dot u, v, w is dn, then the density of the velocity dots are rho is equal to dn upon du, dv, dw, and this is equal to n fu, fv, fw, or it is represented by equation number 4. Since the velocity density, this density of velocity does not depend upon the direction of velocity, therefore rho is same in all velocity element at a distance c from the origin.
in the velocity space. That means for the constant c, this n, fu, fv, fw is equal to constant, because this density does not depend upon the direction of velocity, it remains constant. So differentiating this term, d n fu, fv, fw is equal to 0. We have to substitute the value of this after differentiation. fu, fv, fw, first हमने differentiate किया with respect to u, then partial differentiation with respect to v, and then the partial differentiation with respect to w. So we'll get the equation number 6 like this: fv fw del fu over del u du plus fu fw del v over del v dv plus fu fv del fw upon del w dw is equal to 0. The whole equation is divided by fu, fv and fw. So we'll get 1 upon fu del fu over del u du plus 1 upon fv del fv over del v dv plus 1 upon fw del fw upon del w dw is equal to 0. So this shows the velocity component having the velocity component dimensions du, dw, and this third one is dv. So now initially the equation 1 is considered as c square is equal to u square plus v square plus w square. This must be a constant. Differentiating this equation, we'll get u du plus v dv plus w dw is equal to 0. Now by using the Lagrange's method for undetermined multiplier, so by combining equation number 7 and 8, we'll have equation number 7 like this and equation number 8 like this. By the unknown constant, we multiply the equation number 8 by unknown constant beta, and then we add this equation in equation number 7. So we'll get 1 upon fu del fu over del u plus beta u du plus 1 upon fv del fv over del v plus beta v dv plus 1 upon fw del fw upon del w plus beta w dw is equal to 0. Since u, v and w are the independent variables, therefore their differential will also be arbitrary. So this equation number 9 is valid only when they are independently equal to 0. Therefore 1 upon fu del fu over del u plus beta u is equal to 0, or del fu over del u plus beta u del u is equal to 0. Integrating, so by integrating this, ln fu is equal to minus of beta u square upon 2 plus some constant of a. The constant value of a can be calculated by the previous condition, so therefore it can be written as ln a. So ln fu minus ln a is equal to minus of beta u square upon 2, or fu is equal to a e raised to the power minus beta u square upon 2. Similarly, we can also calculate the value of fb, that is equal to a e raised to the power minus beta v square upon 2, and fw is equal to a into e raised to the power minus beta w square upon 2. And finally, you'll get fu, fv and fw is equal to a cube e raised to the power minus beta u square plus v square plus w square upon 2. So the equation number 3, which gives the number of molecules having the velocity component range from u to u plus du, v to v plus dw, dv, and w to w plus dw, is dn is equal, by substituting the value of fu, fv, fw, n is as it is here, a cube e raised to the power minus beta within the bracket u square plus v square plus w square to the power 1 upon 2 du, dv, dw. So the density of velocity dot represent in the velocity indicator diagram as rho is equal to dn upon du, dv, dw. So it is equal to n fu, fv or fw, or rho is equal to n a cube e raised to the power minus beta u square plus v square upon plus w square upon 2, or rho is equal to n a cube e raised to the power minus beta c square upon 2sc square is equal to u square plus v square plus w square, or this rho is equal to n a cube e raised to the power minus of bc square, where this b is equal to beta upon
2, this is the another constant. So up to here we have the two constants, one is A and another is B. In order to obtain the number of molecules having the velocity within the range C to C plus dc, draw two concentric spheres of radius C and C plus dc. The volume of the space in between these spheres drawn in velocity space is 4 pi square dc, and if in this volume the number of molecules are d and c, then d and c is equal to rho into 4 pi c square dc, or it is equal to 4 pi na cube e raised to the power minus bc square into c square dc. So this equation number 13 gives the number of molecules having the velocities in between c to c plus dc. So this is all for today. In the next class we'll evaluate the value of the constants a and b. So thank you for today.